नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में कौटिल्य के अनुसार परराष्ट्र नीति यानी कौटिल्य के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने अंतर्राज्यीय संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा का सुख व शांति तभी संभव है जबकि राज्य दूसरे राज्यों से इस प्रकार संबंध निर्धारित करे कि या तो किसी प्रकार के आक्रमण की आशंका ही नहीं रहे, और यदि राज्य को युद्ध में उलझना ही पड़े तो उसकी सुरक्षा को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आए। कौटिल्य ने अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक प्रारूप में कौटिल्य ने सामाजिक 4 उपायों, मंडल सिद्धांत व षड्गुण नीति को सम्मिलित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक स्वरूप में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपायों पर। 4 उपाय बताएं: साम, दाम, भेद और दंड। कौटिल्य के अनुसार उपाय राज्य के समक्ष अंतर्राज्यीय संबंधों में एक दूसरे राज्य के प्रति अपनाई जा सकने वाली नीति के 4 सामान्य प्रारूपों को प्रस्तुत करते हैं। कौटिल्य ने 4 उपायों का उल्लेख किया है: साम, दाम, भेद और दंड। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि राज्य को परिस्थितियों के अनुरूप इन उपायों में से एक या अधिक उपायों का चयन करके उन्हें प्रयोग में लेना चाहिए। तो पहला साम। कौटिल्य ने सम्मान या सद्वचनों के प्रयोग द्वारा दूसरे पक्ष को अपने अनुकूल करने के उपाय को साम की संज्ञा दी है। कौटिल्य राजा को साम उपायों को निरंतर अपनाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यदि सम्मान से ही किसी को वश में किया जा सके तो बिना अन्य साधनों के प्रयोग के भी राजा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। दूसरा दाम। दाम को परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि धन देना, ऋण तथा कर आदि से मुक्त कर देना या विशेष कार्य में प्राप्त संपूर्ण फल को दे देना दान कहलाता, दान या दाम। इस तरह धन आदि के द्वारा उपकार करना दाम है। कौटिल्य का मत है कि लोभी तथा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रतिभु यानी जमानत देने वाला बनाकर दाम के द्वारा वश में किया जाना चाहिए। अगला भेद। शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना कौटिल्य के अनुसार भेद है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन करते हुए प्रतिपादित किया कि गूढ़ पुरुषों द्वारा मिथ्या प्रचार, कपट लेख आदि के प्रयोग से शत्रु एवं उसके अनुयायियों के मध्य भेद किया जा सकता है। दंड। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने शत्रु का दमन करने के लिए दंड को अंतिम विकल्प व उपाय के रूप में माना। कौटिल्य ने दंड को परिभाषित करते हुए कहा है कि शत्रु को मार देना, उसको पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। कौटिल्य ने उपायों का संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक प्रयोग करने को अभिष्ट बताया और प्रतिपादित किया है कि छोटी बड़ी आपत्तियों के अनुसार ही उपायों के नियोग, विकल्प और समुच्चय हुआ करते हैं। कौटिल्य के अनुसार उपरोक्त उपायों में से एक उपाय द्वारा जो कार्य सिद्ध होती है उससे सिद्धि, 2 उपायों से हुई सिद्धि को द्विसिद्धि, 3 उपायों से हुई सिद्धि को त्रिसिद्धि तथा 4 उपायों से हुई सिद्धि को चतुर्सिद्धि कहते हैं। कौटिल्य इन 4 उपायों का अवसर के अनुरूप ही उपयोग करने का निर्देश देते हैं। उपायों के तुलनात्मक महत्व के विषय में आचार्य कौटिल्य की नीति अत्यंत युक्तियुक्त व व्यवहारिक प्रतीत होती है। उनके अनुसार दान से पूर्व साम, भेद से पूर्व साम तथा दान
तथा दंड से पूर्व अन्य तीनों उपायों का प्रयोग करना चाहिए। षड्गुण नीति। षड्गुण नीति है। षड्गुण नीति अंतर्राज्यीय संबंधों के निर्धारण में दूसरे राज्यों के प्रति परिस्थिति विशेष के संदर्भ में एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने हेतु विवेक सम्मत विकल्प प्रस्तुत करती है। कौटिल्य के अनुसार इस नीति के 6 पक्ष: संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और दैवभाव। कौटिल्य षड्गुण को राज्य का मूल मंत्र मानते हैं। उनका मत है कि राजाओं की जय पराजय इसी पर निर्भर है। कौटिल्य विजिगीषु राजा को परामर्श देते हैं कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार संधि आदि 6 गुणों में से जिसको उचित समझे उसी को व्यवहार में लाए। अब संधि। कौटिल्य के अनुसार 2 राजाओं में कुछ शर्तों पर मेल हो जाना संधि कहा जाता है। विग्रह। कौटिल्य के अनुसार शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह है। आसन। आसन वस्तुतः उस स्थिति को परिलक्षित करता है जब दोनों शत्रु पूर्णतः सन्नद्ध होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। इस स्थिति में दोनों ही पक्ष आक्रमण नहीं करना नहीं चाहते, परंतु आत्मरक्षा हेतु पूर्णतः तैयार रहते हैं। राजा इस अवस्था में आक्रमण करना उचित व सुरक्षित नहीं समझता, परंतु वह आत्मरक्षा में समर्थ होता है। कौटिल्य के अनुसार युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहना आसन कहलाता है। आसन के 2 भेद हैं, विग्रहासन तथा संघायासन। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि जब तक राजा पूर्णतः शक्ति संपन्न हो जाए तभी उसे युद्ध की घोषणा करके आसन नीति का अवलंबन करना चाहिए, परंतु जब ऐसा प्रतीत हो कि युद्ध की घोषणा करने के पश्चात विग्रह आसन नीति सफल नहीं हो सकती, तब उसे संघाय नीति का ही अनुसरण करना चाहिए। यान। विजिगीषु राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे षड्गुण के अंतर्गत यान की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य ने चढ़ाई करने को यान बताया है। संश्रय। संश्रय गुण का तात्पर्य है कि निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा के प्रति आत्मसमर्पण करे। संश्रय का लक्षण निर्दिष्ट करते हुए कौटिल्य ने बताया कि जब किसी बलवान शत्रु द्वारा राज्य को चुनौती दी जाए तथा उसके प्रतिकार का अन्य कोई उपाय न दिखाई पड़े तो राजा को अन्य बलवान, कुलीन, सत्य प्रतिज्ञा वाले एवं श्रेष्ठ आचरण से युक्त किसी राजा का आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करना चाहिए। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया कि यदि निर्बल राजा 2 बलवान राजाओं के मध्य में स्थित हो तब उसे उन 2 में से ऐसे राजा की शरण लेनी चाहिए जो उसकी रक्षा करने में समर्थ हो अथवा उसके समीप हो। यदि दोनों ही समीप हो तो कपाल संधि नीति अपनाकर दोनों का ही आश्रय लेना चाहिए अथवा उन दोनों में से जिसकी ओर से शीघ्र भय की आशंका हो उसका आश्रय लेकर भावी विपत्ति का प्रतिकार करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वह मध्यम तथा उदासीन राजाओं का भी आश्रय ले सकता है अथवा किसी भी ऐसे राजा की शरण ले सकता है जिसके साथ उसका परंपरागत संबंध रहा हो अथवा जो उसका प्रिय हो। अब दैव्य भाव। कौटिल्य ने दैव्य भाव को एक ऐसी नीति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें शासक द्वारा एक साथ 2 विपरीत प्रवृत्तियों को अपनाया जाए ताकि विरोधी उसके वास्तविक मंतव्य के विषय में भ्रम में पड़ जाए। कौटिल्य के अनुसार संधि एवं विग्रह दोनों से एक साथ काम लेना दैव्य भाव है। दैव्य भाव की परिभाषा के विषय में कौटिल्य का मत मनु और शुक्र से भिन्न है। मनु और शुक्र दैव्य भाव को ऐसी नीति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें शासक अपनी सेना को 2 टुकड़ों में विभाजित कर
उन्हें अलग अलग स्थानों पर नियोजित करें। षड्गुण नीति के अंतर्गत सभी गुणों की तुलनात्मक वरीयता निर्धारित करते हुए कौटिल्य ने निर्देश दिया है कि राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए। उनका मत है कि जब संधि एवं विग्रह दोनों को अपनाने से ही एक प्रकार के लाभ की आवश्यकता हो या आशा हो, तब संधि गुण का ही अवलंबन करना चाहिए। इस प्रकार आसन और यान से तथा संश्रय और दैव्य भाव से समान लाभ होने की संभावना हो तो आसन एवं दैव्य भाव नीति को अपनाना ही श्रेष्ठ करा। कौटिल्य का मत है कि संधि, आसन और दैव्य भाव की नीति ग्रहण करने से विग्रह, यान और संश्रय की अपेक्षा कम क्षय व्यय की आशंका होती है। अब मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अंतर्राज्य संबंधों में एक ही राज्य की विजिगीषु से मित्रता या शत्रुता को कौटिल्य मुख्यतः उनकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया। इसके केंद्र बिंदु को, जिसके संबंध में अन्य राजाओं का वर्गीकरण किया है, कौटिल्य ने विजिगीषु कहा है। जो केंद्र में रहता है राज्य वह विजिगीषु। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु के अग्रभाग में स्थित जिस राजा की सीमा उसके राज्य से मिलती है उसे अरि कहा जाता है। तत्पश्चात क्रमशः मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र और अरिमित्र मित्र ये 5 राजा आते हैं। उसी प्रकार पीछे क्रमशः पार्श्वग्रह, आक्रंद, पार्श्वग्रहसार और आक्रंदासार स्थित होते हैं। इसी प्रकार कौटिल्य के मत में विजिगीषु के अग्रभाग की भांति ही पृष्ठभाग में भी क्रमशः शत्रु अथवा मित्र राजाओं की परंपरा होती है। इस तरह कौटिल्य ने विजिगीषु तथा उसके अग्रभाग के 5 तथा पृष्ठभाग के 4 राज्यों को मंडल का अवश्य स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने 2 अन्य राज्यों मध्यम और उदासीन की भी गणना की है। इस तरह कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल के राज्यों की संख्या होती है 12। 12 में से 1 विजिगीषु, अग्रभाग में 5 एक और 1 विजिगीषु 6 और 4 हो गए पृष्ठभाग के 6 और 4 10 और 2 हो गए एक मध्यम और उदासीन। इस तरह कुल राज्यों की संख्या हो गई 12। कौटिल्य के अनुसार उपरोक्त 12 राज्यों में प्रत्येक की 5-5 द्रव्य प्रवृत्ति होती है: अमात्य, कोष, दुर्ग, बल और राष्ट्र। अतः कौटिल्य के अनुसार मंडल के मूल राज्य और उनके प्रकृतियों की संख्या का कुल योग होता है 72। राज्य मंडल के उपरोक्त 72 प्रकृतियों का उल्लेख महाभारत एवं मनुस्मृति में किया गया। कौटिल्य ने राज्य मंडल की तुलना चक्र से की है और प्रतिपादित किया है कि नेता विजिगीषु को चाहिए कि वह राज्य मंडल रूपी चक्र में अपने मित्र राजाओं को नेमि, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभिस्थान से समझे। अब राज्य मंडल के घटक सबसे पहले चर्चा करेंगे विजिगीषु के बारे में। राज्य मंडल में केंद्रस्थ राजा को कौटिल्य ने विजिगीषु की संज्ञा दी है। वस्तुतः राज्य मंडल के अन्य राज्यों का नामकरण उसी के संदर्भ में किया है। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया कि जो राजा आत्मसम्मान, अमात्य आदि द्रव्य प्रकृति, दृष्टि संपन्न और नीति का आश्रय लेने वाला हो उस राज्य को विजिगीषु कहा जाता है। अरि मंडल के प्रसंग में कौटिल्य ने अरि ऐसे राजा को कहा है जिसके राज्य की सीमा विजिगीषु के राज्य से मिलती है। सीमा संबंधी विवादों के कारण निकटवर्ती राज्यों में प्राय विग्रह बना रहता है। ऐसे अरि राज्य विजिगीषु के अग्रभाग एवं पृष्ठभाग दोनों ही तरफ होते हैं। दोनों में भिन्नता व्यक्त करने के लिए कौटिल्य ने
विजुगुप्त के अग्रभाग में स्थित राज्य को अरि और पृष्ठभाग में स्थित राज्य को पार्श्वग्रह कहा है। कौटिल्य ने शत्रु को 3 वर्गों में विभाजित किया: स्वाभाविक, दायभागी और सहज शत्रु। अब मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल का अन्य महत्वपूर्ण अवयव मित्र है। सामरिक दृष्टि से भी इसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि अरि विजुगुप्त एवं मित्र के मध्य अवस्थित होता है। कौटिल्य ने मित्र का राज्य की प्रकृतियों में महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया है, तो अंतर्राज्यीय संबंधों में मित्र राष्ट्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य ने मित्र में अपेक्षित गुणों का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया है कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो स्वाभाविक हों, स्थायी हों, अपने वश में रह सके, जिनके विरोध की संभावनाएं नहीं हो, जो मंत्र, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त हो तथा जो समय आने पर सहायता भी कर सके। मध्यम और उदासीन। कौटिल्य ने विजुगुप्त, अरि एवं मित्र के अतिरिक्त राज्य मंडल में 2 अन्य प्रकार के राज्यों मध्यम एवं उदासीन को भी स्थान दिया है। मध्यम तथा उदासीन राज्य की भूमिका अंतर्राज्यीय संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती थी। धन्यवाद।